हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ एविडेंस से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल ऑन कर लीजिए अगर कंटिन्यू क्लास करनी है लॉ की तो। ठीक है। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी लॉ ऑफ एविडेंस की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, 20+ क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन साक्ष्य नहीं है। तो इनमें से कौन साक्ष्य नहीं है, यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। न्यायालय को दिया गया शपथ पत्र। ठीक है, इनमें से कौन साक्ष्य नहीं है, न्यायालय को दिया गया शपथ पत्र। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है निम्न में से कौन साक्ष्य का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रक्रियात्मक एवं सारवान, ये जो है साक्ष्य का प्रकार नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है तथ्य अस्तित्व में नहीं है से अभिप्राय है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे में ना साबित, मतलब ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तीसरे में ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ना साबित। ठीक है, तथ्य अस्तित्व में नहीं, इसका अभिप्राय है ना साबित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कोई तथ्य जब वह ना तो साबित किया गया हो और ना साबित हो तो कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, साबित नहीं हुआ। ठीक है, क्या कहा जाएगा, साबित नहीं हुआ। मतलब कोई तथ्य जब वह ना तो साबित किया गया हो और ना साबित हो तो कहा जाएगा साबित नहीं हुआ अभी। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा आपका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इनमें से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में किन शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, असिद्ध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही, मतलब इनमें से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में किन शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है। तो असिद्ध शब्द जो है इसको धारा 3 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत जो है परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्न में से किसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पर आप चारों ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, पहले आप चारों ऑप्शन देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, ए में आप टिक लगा लीजिए भाई। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2(1) में जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की परिभाषा दी गई है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है निम्न में से कौन सा पंचशील सिद्धांत से संबंधित वाद है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, शरद बिरदी चंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, तो शरद बिरदी चंद बनाम शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, शरद बिरदी चंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, जो कि पंचशील सिद्धांत से संबंधित वाद है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इनमें से कौन प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख न करने वाला साक्ष्य है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, परिस्थिति जन्य साक्ष्य। ठीक है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो है, ठीक है, ये प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख न करने वाला साक्ष्य होता है। ठीक है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य के संदर्भ में क्या सत्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका यहाँ पर
देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 9 में चारों विकल्प नहीं दिख रहे हैं, तो चारों विकल्प आप देखिए पहले, ठीक है। तो ये सारे विकल्प हैं, इसके 1 2 3 4 दिए गए हैं, और इसमें जो है कूट के अकॉर्डिंग जो है कूट की सहायता से आपको उत्तर देना है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रश्न में पूछा है परिस्थिति जन्य साक्ष्य के संदर्भ में क्या सत्य है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 1 3 तथा 4, ठीक है। 1 3 तथा 4, ठीक है। 1 3 तथा 4 में जो कहा गया है वो परिस्थिति जन्य साक्ष्य के संदर्भ में कहा गया है, जो कि सत्य है, ठीक है। तो 1 3 तथा 4 सत्य हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 में ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये सारे सत्य पॉइंट आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य के संदर्भ में सत्य पॉइंट्स हैं, ठीक है, याद कर लीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इनमें से किस वाद में निर्णित किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट साक्ष्य के रूप मतलब कि साक्ष्य के रूप में सूचना दाता के साक्ष्य की संपुष्टि एवं खंडन के लिए की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुलशन कुमार बनाम राज्य 1993 के बाद में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। पहले आप यहाँ पर सारे ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आप दिख रहे हैं सारे ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, निम्न में से कौन अनुचित साधनों द्वारा प्राप्त साक्ष्य से संबंधित वाद है? तो कौन अनुचित साधनों द्वारा प्राप्त साक्ष्य से संबंधित वाद है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पुष्पा देवी एम जातिया बनाम ML बाधवा 1987 का वाद बिल्कुल सही है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य विधि में शामिल है? तो आपको बताना है कि साक्ष्य विधि में कौन शामिल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, मतलब साक्ष्य के विधिक नियम, ठीक है, ये जो है साक्ष्य विधि में शामिल हैं, ठीक है। साक्ष्य के विधिक नियम जो है वो साक्ष्य विधि में शामिल हैं, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्न में कौन साक्ष्य से अभिप्रेत रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में भी कूट की सहायता से हमें विकल्प चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में ए ऑप्शन मतलब 1 तथा 2, ठीक है। 1 2 में जो कहा गया है बिल्कुल सही कहा गया, साक्ष्य से अभिप्रेत रखते हैं सारे दोनों पॉइंट्स, ठीक है। तो 1 तथा 2 मतलब ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से क्या साक्ष्य के अंतर्गत नहीं आता है? मतलब क्या साक्ष्य के अंतर्गत नहीं आता है, समझ गया ना, मतलब साक्ष्य के अंतर्गत क्या चीज़ है जो नहीं आता है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 14 में आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि मतलब क्या जो है साक्ष्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे, सुनवाई के दौरान किसी मामले के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान और विचार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सुनवाई के दौरान किसी मामले के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान और विचार, ठीक है, ये जो है साक्ष्य के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इनमें से कौन सा तथ्य है जो साक्ष्य नहीं है? तो भाई इसमें भी जो है कूट की सहायता से आपको सही उत्तर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 1 2 तथा 3, ठीक है। मतलब 1 2 और 3 में जो कहा गया है, ठीक है, जो तथ्य कहे गए हैं वो जो है साक्ष्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 मतलब 16 कहता है निम्न में से साक्ष्य विधि कैसा प्रभाव रखती है, आपको ये बताना है।
तो 16 नंबर में आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो है भूतलक्षी जो है, ठीक है, साक्ष्य विधि में पर जो है प्रभाव रखती है। ठीक है, ठीक है। तो साक्ष्य विधि कैसा प्रभाव रखती है? तो साक्ष्य विधि जो है वो भूतलक्षी जैसा प्रभाव रखती है। ठीक है, तो 16 नंबर में ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। या फिर जैसे मैंने पहले कहा वैसे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नार्को टेस्ट के अंतर्गत क्या सही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, नार्को टेस्ट के अंतर्गत क्या सही है? तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यह मौखिक साक्ष्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये मौखिक साक्ष्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नार्को टेस्ट के अंतर्गत क्या सही है? तो यह एक मौखिक साक्ष्य है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 मतलब 18 कहता है निम्न में से मौखिक साक्ष्य कब स्वीकार्य होता है? कब स्वीकार्य होता है ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 18 में आपका क्वेश्चन नंबर 18 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। केवल केवल और केवल जब यह न्यायालय के समक्ष दिया जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 18 में ए ऑप्शन सॉरी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा। खोजी कुत्ते का साक्ष्य एक सामान्य प्रकार का साक्ष्य है तथा इसे भी संपुष्टि तथा विश्वसनीयता की अन्य कसौटी पर खरा उतरना चाहिए जिन पर एक सामान्य साक्ष्य खरा उतरता है। न्यायालय ने यह किस वाद में कहा है? तो यहाँ पर आपका 19 नंबर में ए ऑप्शन सही है, बाबू मकबूल शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाबू मकबूल शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। इसमें कहा गया है इनमें से किस में भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है कि किसी न्यायालय में या फिर उसके समक्ष समस्त कार्यवाहियों में। ठीक है, इन सब में जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 मतलब 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? निम्न में आर.एम. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य किससे संबंधित वाद है? तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका डी ऑप्शन सही है बिल्कुल, टेप रिकॉर्ड किए हुए साक्ष्य से। ठीक है, किससे? टेप रिकॉर्ड किए हुए साक्ष्य से। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है इनमें से किस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है? आपको ये बताना है कि किन पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा आपका, मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 मतलब 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो 23 नंबर में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सर जेम्स स्टीफेंस द्वारा। किसके द्वारा? सर जेम्स स्टीफेंस द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 23 में कौन सा सही ऑप्शन? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है सिविल प्रक्रिया संहिता सिविल प्रोसीजर कोड संशोधन अधिनियम 2002 साक्ष्य के रूप में निम्न में से किसकी अनुमति देता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हलफनामे की। किसकी? हलफनामे की। ठीक है, हलफनामे की अनुमति देता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है टेप रिकॉर्ड की गई बातों को स्वीकार होने के लिए यह आवश्यक है कि टेप को शीघ्र सील कर दिया गया हो तथा न्यायालय के आदेश के बिना खोला ना गया हो। न्यायालय ने यह किस वाद में अभिनिर्धारित किया? तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपका यहाँ ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, C.R. मेहता बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद में। C.R. मेहता बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद में जो है, ठीक है, अभिनिर्धारित किया है कि टेप रिकॉर्ड की गई बातों को स्वीकार्य होने के लिए यह आवश्यक है कि टेप को शीघ्र सील कर दिया गया हो तथा न्यायालय के आदेश के बिना खोला ना गया हो। ठीक है, तो ये C.R. मेहता बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद में
जो है अभी निर्धारित किया है। याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट वाद है, इम्पॉर्टेंट जो है वाद है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाद है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए। और पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नोटिफिकेशन पाने के लिए, कंटिन्यू क्लास करने के लिए आप जो है बेल ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको कि आप अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके मित्र लोग, आपके फ्रेंड्स लोग भी जो है अच्छे से तैयारी कर सकें अपने एग्ज़ाम की, लॉ ऑफ एविडेंस की, ठीक है। तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।